दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 9 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य इसका अध्ययन करेंगे। तो पूर्व के अध्याय में आपको बताया जा चुका है कि साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर है। ये जैसे कोई साम्राज्य है और ये इसमें से राज्य हैं। ये राज्य हो गया, ये राज्य हो गया, ये राज्य हो गया, ये राज्य हो गया। अब इन सब में जो शासन कर रहा है वो है ये, तो ये हो गया साम्राज्य। तो ये राज्य और साम्राज्य में अंतर है। आगे चलते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया है। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर, यहाँ पे बढ़िया मूछें लगाएगा, ऐसे मूछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। यानी समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक है, इसकी जानकारी इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है। और अशोक किस काल का है? अशोक मौर्य वंश का है। तो अशोक मौर्य वंश का है, तो अशोक का जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, उसी में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अंकित है। प्रशस्ति क्या होती है इसके बारे में ही भी आपको जानना जरूरी है। इसमें आगे लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के दरबारी जो थे, समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन ने एक काव्य के रूप में रचना की। एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा यानी प्रशस्ति। हिंदी में प्रशंसा और संस्कृत में उसी को प्रशस्ति कहते हैं। यानी राजा की प्रशंसा में जो चीज कही गई हो या गाई गई हो, काव्य पाठ किया गया हो, वही प्रशस्ति है। तो जो समुद्रगुप्त का दरबारी था हरिसेन, इसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में एक काव्य की रचना की। उसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, क्योंकि वह प्रयाग, ये जो अशोक का इलाहाबाद स्तंभ है, इसी में वह अंकित है। आगे चलते हैं। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। यानी राजा की प्रशंसा तो सब कोई करता था, लेकिन गुप्त काल के समय में राजा की प्रशंसा कुछ ज्यादा ही होने लगी, इसलिए गुप्त काल में प्रशस्ति का महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि हरिसेन जो था, उसने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया है। यानी प्रशस्ति में राजा की इतनी बड़ाई कर रहा है कि इतनी लंबी चौड़ी छोड़ रहा है कि उसको ईश्वर के बराबर भी बता दिया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखिए क्या अंश दे रहा है, ये अंश देखिए दिया गया है। क्या कह रहा है समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन, कि समुद्रगुप्त जो है उसका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों से, भालों से, बर्छों से, तलवारों से, लोहे की गदा से, नुकीले तीरों से, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण बहुत सुंदर दिख रहा है। यानी इतने उसके तीर, भाले, बर्छे, तलवार लगे हैं, इससे उसका शरीर बहुत सुंदर दिख रहा है, ऐसा वो कहता है। यह वर्णन तुम्हें राजा के बारे में क्या बताता है कि राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? इसी प्रकार युद्ध लड़ते थे, यानी तीरों से, भालों से, बर्छों से, तलवारों से, यही बता रहा है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। वो नीचे मिलेगा भी, हमें मानचित्र है। तुम्हें
पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। यानी इलाहाबाद में एक ये स्तंभ मिला है जो कि अशोक का स्तंभ है। अशोक स्तंभ हर जगह स्थापित कराए थे जनता को संदेश देने के लिए, और इसी स्तंभ को पा गए गुप्त वंश के समुद्रगुप्त। तो इसी में उन्होंने अपना भी गुणगान करवा दिया हरिसेन से। तो इसमें जो गुणगान किया हरिसेन ने, तो हरिसेन ने ये भी बता दिया है कि समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की थी। तो इसी प्रशस्ति में जो लिखा गया है कि उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, उसी के आधार पे वो नक्शा बनाया गया है जो नीचे है। अभी उसको हम दिखाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तो आगे चलते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त है जिसके 9 शासक हैं, और समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी आर्यावर्त के 9 राज्यों को हराकर मिला लिया है। और दक्षिणावर्त के 12 शासक हैं, यानी दक्षिण दिशा में। तो दक्षिणावर्त के 12 शासक हराए हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिए गए हैं। सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। यानी दक्षिणापथ के 12 शासकों ने भी और आर्यावर्त के 9 शासकों ने भी। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त ने कहा कि जाओ अपना अपना राज्य ले लो, भले ही मैंने हरा दिया है लेकिन तुम लोग उसी तरह शासन करो। बस एक काम करो, मुझे टैक्स देते जाओ हर साल, तो तुम अपने यहाँ राजा बने रहो। क्योंकि वो जानता था कि इतने बड़े शासन को चला पाना मेरे बस का नहीं है, टैक्स ही मिलता रहे, पैसा आने दो, बस हो गया। आगे चलो। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, यानी जो उसके पड़ोसी वाले देश हैं उनको बैगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम है, तटीय बंगाल है, नेपाल इस समय जो देश है, और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ। गण क्या है या संघ क्या है, ये भी आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। गण या संघ क्या होता था? ऐसे होता था जैसे इस गण या संघ में कई जिले हैं या महाजनपद है उस समय इन महाजनपदों में का जो भी शासन होगा, जो भी निर्णय होगा, सब लोग इकट्ठा मिलके लेते थे। यह गण या संघ था। यही तो आपने पढ़ा है। आगे चलते हैं। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें से श्रीलंका के शासक भी थे। श्रीलंका भी तो बाहरी है, तो ये भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। किसने? श्रीलंका के राजा ने। अब देखिए मानचित्र आ गया है यहाँ पे आपका। तो ये देखिए दक्षिण का भाग देखा जाए तो देखो कितना बड़ा है। तो दक्षिण का भाग बड़ा है, तो दक्षिणावर्त के 12 राज्य हैं। तो जिसका क्षेत्रफल बड़ा है तो वहाँ के राज्य भी ज़्यादा होंगे। और उसने कहा था कि लाल लाल उससे बिंदु से दर्शाया गया है। तो ये देखिए लाल बिंदु, ये लाल बिंदु, ये लाल बिंदु। तो ये 12 क्षेत्र दक्षिणावर्त के हैं। इनको जीता है समुद्रगुप्त ने, और ये दक्षिण दिशा में है। और देखिए बाहरी राज्य, ये देखिए नीले रंग से ये बताया है कि बाहरी राज्य, तो ये बाहरी राज्य है श्रीलंका। बाहरी राज्य तो है ही, भारत से तो अलग है। और कहाँ है ऐसा नीला नीला टाइप का? ये देखिए, ये यहाँ से भारत का नक्शा है, ये वर्तमान वाला। उस समय तो ये नहीं था, ये तो 1947 की लाइन है। लेकिन उस समय जो समुद्रगुप्त शासन कर रहा था, उस समय समुद्रगुप्त का शासन यहाँ से था, ये लाइन से ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जो नीले नीले हैं, ये समुद्रगुप्त के समय बाहरी क्षेत्र रहा। तो ये बाहरी क्षेत्र रहा, और ये समुद्रगुप्त का शासन वाला ये पूरा साम्राज्य जो भी आप ये इस कलर में देख रहे हैं। और ये दक्षिणावर्त हो गया। नहीं, दक्षिणावर्त तो आप देख ही चुके। ये हो गया आर्यावर्त। ये आर्यावर्त का क्षेत्र है। इस आर्यावर्त के क्षेत्र में कितने राज्य थे? इसमें थे 9 राज्य। तो इस आर्यावर्त में 9 राज्य थे, दक्षिणावर्त में 12 राज्य थे। और ये जो गुलाबी गुलाबी है उसका स्वयं का क्षेत्र था।
तो इस तरह से ये इसके समुद्रगुप्त के समय का भारत हो गया। आगे चलते हैं। वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रतिपितामह यानी पिता के पिता और पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता यानी वंशों की दादा के दादा के दादा और माता के बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त की जो माँ है वो कुमार देवी लिच्छवी गण की और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की। यानी चंद्रगुप्त जो कि समुद्रगुप्त का पिता था, वो पहला आदमी था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। और यही चंद्रगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक भी था। हालांकि इनके पहले भी दो शासक हुए हैं जिनका नाम है श्रीगुप्त और घटोत्कच, और इसके बाद चंद्रगुप्त आ रहा है। तो ये हो गया। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। ठीक है। तो जिसने जो महाराजाधिराज बना है वो चंद्रगुप्त बना है, और जो श्रीगुप्त है और घटोत्कच है वो क्या बने हैं, वो महाराजा बने हैं। श्रीगुप्त और घटोत्कच ये बने हैं महाराजा, और चंद्रगुप्त बना है महाराजाधिराज। इसमें महाराजा, इसमें महाराजाधिराज और जुड़ गया। आगे चलते हैं। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे ये इस वंश का महत्व और बढ़ गया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के शासकों जैसे उसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उसके बारे में अभिलेखों व सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियानों में अंतिम शक शासक को परास्त किया। ऐसे में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। यानी उसके समय कौन कौन से विद्वान थे इसके बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी हमें। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासन के बारे में अभिलेखों व सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासक हैं, जिसमें एक का नाम है हर्षवर्धन, ये दूसरे वंश का शासक है, ये वर्धन वंश का शासक है, थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि वाणभट्ट, यानी हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो वाणभट्ट था, जबकि जो आपने पढ़ा समुद्रगुप्त उसका कवि था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट रह रहा है और उसी के नाम, उसका नाम क्या है, हर्ष, तो हर्ष चरित यानी हर्ष का चरित्र या उसकी घटनाएं लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन करता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। ह्वेनसांग जो चीन से आया था वो हर्ष के दरबार में रहा है। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर, ये थानेसर या थानेश्वर जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। तो यानी कि हर्ष की जो बहन थी वो कन्नौज के मौखरी वंश में ब्याही थी, तो वहाँ के शासक थे, यानी उनके बहनोई। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किन्हें, बंगाल के शासक ने जब हर्ष के बहनोई को मार डाला, यानी हर्ष की बहन के पति को मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। यानी अपने बहन उसकी जहाँ ब्याही थी कन्नौज में, तो उसको भी अपने अधीन कर लिया, क्योंकि अब उसके बहनोई रह नहीं गए तो शासन कौन संभालेगा। तो उसकी बहन ने कहा कि भैया ऐसा करो कि अब यहाँ कोई नहीं है देख रेख के लिए, मेरी पति जीवित नहीं रहे, तो ऐसा करो कि तुम ही यहाँ का शासन संभालो, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए उसने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया।
क्योंकि क्योंकि यह बंगाल पर आक्रमण, क्योंकि बंगाल के ही शासक ने उसके बहनोई को मार डाला था। आगे चलते हैं। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन यानी दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। यानी जो हर्षवर्धन है वो पुलकेशिन द्वितीय से हारा। इन दोनों का युद्ध हुआ, किस नदी पर हुआ? ये एक नदी बह रही है नर्मदा नदी, तो इधर से हर्षवर्धन आ गया है, इधर से पुलकेशिन द्वितीय आ गया है। तो फिर इसी नदी के किनारे पे या यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं इनकी लड़ाई हुई, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। तो इन्होंने इसी नदी को अपनी सीमा निर्धारित कर ली कि इसके आगे आप नहीं आओगे और इसके आगे आप नहीं आओगे। आगे चलते हैं। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। एक हमने पढ़ लिया गुप्त वंश की प्रशस्तियाँ, एक हमने पढ़ लिया हर्षवर्धन वंश या वर्धन वंश। अब हम पढ़ रहे हैं पल्लव चालुक्य वंश, जो पुलकेशिन द्वितीय ने अभी अभी हराया है। तो ये दूसरे वंश का था, दक्षिण की था ये। आइए, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव अलग राजवंश था और चालुक्य अलग राजवंश था। और ये दोनों राजवंश कहाँ थे? ये सब दक्षिण भारत में थे। पल्लवों के राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है, यानी पल्लवों के राज्य की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। और उनका क्षेत्र कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था कांचीपुरम से। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। ये एक कृष्णा नदी बह रही है और ये एक तुंगभद्रा नदी बह रही, तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है, इसमें जो है किसका था? चालुक्यों का राज्य था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो स्थान था वो चालुक्यों का था। आगे चलते हैं। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। अरे भाई, यदि किसी भी राजा को दूसरे राजा को कमजोर करना है तो राजधानी को तो निशाना ही बनाएगा। और जब उनका धन पैसा रुपया और सारी संपत्ति नष्ट कर देगा तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा, तो इसलिए राजधानियों को ही निशाना बनाएंगे। आगे है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्तर भारत का जो हर्षवर्धन था उसको पराजित कर रहा है पुलकेशिन तृतीय नर्मदा नदी के तट पर, और उसको मजबूर कर रहा है कि वो दक्षिण की तरफ न बढ़ पाए। तो इसलिए पुलकेशिन तृतीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य बन गया। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? ये आप बताइए। पुलकेशिन तृतीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति था। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। यानी रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति लिखी है उसमें पुलकेशिन द्वितीय की पहले की 4 पीढ़ियों तक का वर्णन किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। हर्ष माने आनंद होता है, सही है। अब उसके अंदर हर्ष कहाँ बचेगा जब उसको हरा दोगे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। क्यों नहीं महत्वपूर्ण बना रहेगा? यहाँ कौन सी इस समय में फैक्ट्री वैक्ट्री लग गई हैं?
तो भूमि कर महत्वपूर्ण बना ही रहेगा। भूमि कर हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। अब आज के समय की बात अलग है, क्योंकि अब बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तेल है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो गई जिससे कि हम टैक्स प्राप्त कर लेते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बन गया। महा मने सबसे बड़ा, और दंड मने दंड देने वाला। और दंड कौन देता है? दंड न्याय अधिकारी देता है। तो महादंड नायक अर्थात न्याय अधिकारी बन गया। अब समझ में आए कि हरिशरण किसका, किसके समय का था। याद करो कि हरिशरण किसका जो है मंत्री था, या किसके दरबारी कवि था। अब भी ना याद आए तो पुनः वीडियो को देख लें। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो संधि और विग्रह, विग्रह माने लड़ाई करवाने वाला, संधि माने संधि होगी तो शांति आएगी, तो विग्रह होगा तो युद्ध आएगा, तो संधि विग्राहिक। तो हरिसेन ने कितने, 3 पद क्या कर लिए थे? 3 पद हरिसेन ने, हरिसेन ने 3 पद मशक लिए थे। ठीक है। तो माँ से महादंड नायक न्यायाधिकारी बन गया, सा से संधि विग्राहिक यानी संधि कराने वाला और युद्ध कराने वाला, आकाशे कुमारा मात। इस तरह इसने 3 पद मशक लिए थे। इससे आप याद रखिए कि हरिसेन ने 3 पद मशक लिए थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सारथवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। सारथवाह कौन था? व्यापारियों के काफिले का नेता था। और नगर श्रेष्ठी कौन था? मुख्य बैंकर था या शहर का मुख्य व्यापारी था। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, यानी जो पहला शिल्पकार सबसे नंबर 1 का था उसको कहते थे प्रथम कुलिक। तथा कायस्थों यानी लिपिक, लिपिक जो है उनको कायस्थ या लिपिक, जिन्हें हम मतलब उस समय कायस्थ कहते थे, वो उस समय जो है लिपिक का कार्य करते थे यानी क्लर्क का कार्य करते थे, के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावकारी होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी रखते थे, रथ रखते थे, घुड़सवार और पैदल सिपाही भी होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। यानी इनको हर महीने तनख्वाहें तो नहीं मिलती थी, लेकिन इनको भूमि दान दे दिया कि लो तुम्हें 200 बीघा दान करे दे रहे हैं। अब 200 बीघा की जो उपज हो जाए वो तुम्हारा वेतन है, कम हो ज़्यादा हो हमसे मतलब नहीं है। तो भूमि दान दे दिया, वेतन की जरूरत नहीं। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही इसमें युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश किया करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा हुई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। यानी सभा किसका संगठन था? ब्राह्मण भूस्वामियों का। देखिए जाति है, यानी ब्राह्मण जाति, वो ब्राह्मण भूस्वामी ही सभा के सदस्य हो सकते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए
सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि का काम किया करती थी। सड़क निर्माण का काम और मंदिरों का काम और सिंचाई का काम, खेती-बाड़ी का काम, इनसे संबंधित जो काम है ये सभा करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम क्या था? नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। व्यापारी नगर में रहते हैं तो नगरम संस्था बन गई। उर सर्वसाधारण की संस्था बन गई। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों या कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास, ये गुप्त काल के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो उन्होंने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। कालिदास संस्कृत के ही प्रकांड विद्वान थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के नवरत्नों में से एक थे, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों को दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ये कहानी हो रही है, बताई जा रही है अभिज्ञान शाकुंतलम की, जो कालिदास ने लिखी है। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। किसे? इस अंगूठी को, जो राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर महाराजा के राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। अध्याय 6 और 7। हाँ, ये बात सही है, आप लोग इनको पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो प्राकृत में जो उपदेश दे रहे हैं वो दे रहे हैं बुद्ध और महावीर स्वामी। तो बुद्ध और महावीर स्वामी दो लोगों ने इसमें उपदेश दिए हैं प्राकृत में। और जो प्राकृत में अभिलेख लिखाया है, ये किस शासक ने लिखाया है? ये लिखाया है सम्राट अशोक ने। और प्राकृत उस समय जनता की भाषा थी, तो वो इसलिए प्राकृत में ही लिखवाते थे और इसीलिए वो प्राकृत में उपदेश देते थे, ताकि हर वर्ग को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, निम्न से निम्न हो, महिला हो, कोई भी हो, सबको ये भाषा समझ में आ जाए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो ये सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे और डुग 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 डुगडुगी या नगड़िया टाइप बजाते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। और स्थिति तो ये थी कि इनकी छाँव भी न पड़े, यानी हम लोग जब चलते ना तो धूप से जो छाँव बनती है वो छाँव भी ना हमारे ऊपर पड़े, इतना दूर इन लोगों से रहते थे। उस समय की ये परिस्थिति थी। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाणभट्ट ने क्या चित्रण किया है? राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले और विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। उस समय
चार पहिया वाहन, रेलगाड़ी, बस वगैरह तो थी नहीं कि उसमें ले जाएं। तो उस समय सामान ले जाने का साधन ऊंट, हाथी, घोड़े ही थे, और गधें से भी सामान लाद के ले जाते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि राजा साहब की सेना आ रही है, एक तरफ हट जाओ, ताकि ये लोग आगे आसानी से पहुंच सकें। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को भी चारा देते थे। यानी जब वो सेना निकल रही है तो उनके खाने पीने के लिए दही है, गुड़ है और फूलों की माला, राजा निकल रहा है तो पहनाते थे, तथा उनके जो जानवर हैं उनको चारा वारा दे देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत कर सकें और कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। भाई जब एक दो जानवर चरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय सड़कें पूरी कच्ची होती थी, पक्की होती नहीं थी। तो जब वहाँ पे 500 हाथी बराबर चल रहा है या 500, 1000, 2000 घोड़ा बराबर चल रहा है, तो धूल तो उड़ेगी ही। तो धूल के गर्त में ये जो है डूब जाती थी। सड़कें छोटी छोटी थी, तो कुछ दाएं बाएं हो रहे हैं तो किसी का घर वर झोपड़ी ओपड़ी पड़ रही है तो वो भी कुचल गए। उस समय ऐसे पक्के मकान थोड़ी बने होते थे। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा हो तो आप इसको कृपया कर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिसके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकती है वीडियो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।